गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, बचपन। कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर है बचपन। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। किसके द्वारा लिखा गया है? ये कृष्णा सोबती के द्वारा। उन्होंने अपने बचपन के बारे में इस पाठ में अपन को बताया है। चलो पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं उनको? परिवार के सब लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। क्या मन करता है अब उनका? सफ़ेद पहनने का। गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। क्या कह रहे हो कि मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की फ्रॉकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर ओकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। क्या कह रही लेखिका कि बचपन में जो मैंने फ्रॉक पहने थे वो तो मुझे अब तक भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक। कैसा? चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। क्या लगी हुई नीचे? उसमें गुलाबी रंग की फ्रिल यानी कि लेस। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। क्या टकी थी? जिसके नीचे फर। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। क्या टकी थी? जिसके नीचे फर। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। क्या कह रही लेखिका कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। अपने मोजे खुद को ही धोने पड़ते थे। वो नौकर या नौकरानी से नहीं धुलाए जाते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। क्या कह रही हो कि जैसे ही छुट्टी का दिन आता था, इतवार का दिन
अब तो इतवार की सुबह इसी में ही जाती थी। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करना। धोने के बाद क्या था उनका काम, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। क्या कह रही लेकिन कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बूट यानी कि जूते पॉलिश करना उनको आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। क्या कह रही लगेगा कि अब तो नए नए तरह के शूज आने लगे हैं, लेकिन ये ज़्यादा आरामदायक है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जैसे ही नए जूते आते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। होता है ना, ऐसे नए जूते या चप्पल लाते हैं अपन तो उससे छाले होते हैं थोड़े दिन के लिए। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। क्या कह रही लेखिका कि जब भी नए जूते पहनकर लंबी सैर में जाते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे, क्योंकि छाले होते थे तो छालों का इलाज पहले ही करना पड़ता था। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। क्या कह रही लेखिका कि हमारे में और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी कि जी मचलाना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। क्या करी लिखेगा कि अगर हम वो शनिवारी दवा यानी कि शनिवार को जो दवाई पिलाई जाती थी, इनको तेल ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल वो नहीं पीते, तब भी हमारी तबीयत सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी कि जी मचलाना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। क्या करी लिखेगा कि अगर हम वो शनिवारी दवा यानी कि शनिवार को जो दवाई पिलाई जाती थी, इनको तेल ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल वो नहीं पीते, तब भी हमारी तबीयत सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी थी ना, वो आज क्या हो गई, आइसक्रीम। क्या करी लिखेगा कि हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी थी वो आज आइसक्रीम। कचौरी, समोसा, पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और कसकस के शरबत कोक पेप्सी में। ये जो शरबत है वो किस में बदल गए, कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डिविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था।
हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। कितने दिन में? एक हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता। क्या कह रही लेखिका कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। वो क्या कह रही कि चॉकलेट लेके जैसे ही मैं घर आती तब मैं उसको नहीं खाती थी, रख देती थी साइड बोर्ड पर और फिर खाना खाने के बाद ही मैं उसको लेट कर बिस्तर पर खाती थी। शिमला के काफल में भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी आए। चेस्टनट और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तपती वो अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। क्या कह रही हो कि हाथ का ही कमाल है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों में के हर बच्चे को आता था। क्या कह रही हो कि हमारे ज़माने में जब ये गाना था तो उन दिनों स्कूलों के हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला भुरकवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही ले रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। क्या कह रही हो? छुटपन यानी कि अपने बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता। चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तपती वो अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। क्या कह रही हो कि हाथ का ही कमाल है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों में के हर बच्चे को आता था। क्या कह रही हो कि हमारे ज़माने में जब ये गाना था तो उन दिनों स्कूलों के हर बच्चे को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला भुरकवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही ले रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। क्या कह रही हो? छुटपन यानी कि अपने बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननियाल के
घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत में से प्रभु यीशु स्वयं, कौन? प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीछ पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। सेकेंड डल पॉइंट बी, भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर सेकेंड हल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी थी? तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। उनके ज़माने की बात बता रही हूँ, बचपन की। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जैसे ही हवाई जहाज की आवाज़ आती तो बच्चे उसको देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। क्या सोचते थे वो कि एक भारी भरकम सा पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब। जैसे ही कहते हो कि ये देखो तो वो गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। क्या कह रही लेखिका कि यह वो कौन सी दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक यानी कि चश्मा। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा साहिब का कहा दौरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। यानी कि डॉक्टर साहिबा ने कहा होगा कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। तो केरी लेखिका में डॉक्टर साहब का कहा हुआ दौरा देती। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। क्या कह रही कि उन्होंने आश्वासन तो पूरा दिया था लेकिन अभी भी नहीं उतरा चश्मा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। किसको मान रही हो जिम्मेवार? खुद को, स्वयं को। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसी लग रही है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक यानी कि चश्मा। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दौरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। यानी कि डॉक्टर साहिबा ने कहा होगा कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। तो केरी लेखिका में डॉक्टर साहब का कहा हुआ दौरा देती। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। क्या कह रही कि उन्होंने आश्वासन तो पूरा दिया था लेकिन अभी भी नहीं उतरा चश्मा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ।
किसको मानती हो जिम्मेवार? खुद को, स्वयं को। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। क्या कहा उनके चचेरे भाई ने उनको छेड़ा कि देखो देखो कैसी लग रही है। चाचा के लड़के ने आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। क्या कहा उन्होंने चिढ़ाने के हिसाब से? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। क्या कह रहे हैं वो कि आँख में चश्मा लगा रखा है ताकि किस लिए? सूझे दूर की, दूर का दिखाई दे। लेकिन ये नहीं पता नहीं लड़की को मालूम कि सूरत कैसी बनी है इसकी? लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। क्या कहा उन्होंने कि मैं खींच के बोली कि क्यों दोहराया जा रहा है, पर मुझे ये शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। क्या करा उन्होंने? जैसे कहकर गए कि सूरत कैसी बनी है लंगूर की, तो उनके दिमाग में आ गया, तो वो किसके? आईने के सामने खड़े होकर फिर ऐनक को उतार देते, फिर पहन लेते, ऐसे उतार के सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। क्या कहा? सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। क्या कह रहे हैं वो? जब की बात थी जब लगा था शुरू में, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली लगने लगता है। वो क्या है, अब तो देखते देखते आदत सी हो गई जाती है और अब लगाने की आदत हो गई, तो क्या है कि जैसे ही उतारते हैं तो चेहरा कैसा लगता है? खाली सा लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। क्या? मैंने कई रंगों की जमा कर ली क्या? टोपियाँ। कहा दुपट्टों का ओढ़ना और कहा सहल सुबीते वाला हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन कृष्णा सोपती के बचपन के बारे में बताया। लेखिका ने क्या बताया कि उनका बचपन उन्होंने किस तरह जिया है। आज के बचपन में, आज आप लोगों के बचपन में और उनके बचपन में क्या अंतर है वो उन्होंने बताया है। चलो अब अपन इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका अपने बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी। क्या करती थी? अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करके चमकाती थी। लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करके चमकाती थी। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? ठीक है, तो इस बात पर लेखिका उदाहरण देती है कि उन दिनों ग्रामोफोन नहीं थे, हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। उन दिनों ग्रामोफोन नहीं थे, हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। सतूत और फालसे और कसकस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। ये सब उदाहरण देकर लेखिका बताती है कि हमारे बचपन में और तुम्हारे बचपन में क्या अंतर था। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या
कहकर चिढ़ाते थे। तो लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था? लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा क्योंकि लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर दिन में काम नहीं करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, तो उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते थे। क्या कहकर चिढ़ाते थे? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत लंगूर की। ये इसका उत्तर है। ठीक है, क्योंकि वह दिन में काम नहीं करके रात को टेबल लैंप की रोशनी पे काम करती थी, इस वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। और उनके चचेरे भाई उन्हें कहकर पुकार देते कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। चौथा क्वेश्चन है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, टॉफ़ी तथा कुछ खट्टे मीठे फल और लाल फलों को मज़ा ले लेकर खाती थी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको कहाँ पर करने हैं? अपनी कॉपी में करने हैं और इनको याद भी करना है। ओके, टॉफ़ी तथा कुछ खट्टे मीठे फल और लाल फलों को मज़ा ले लेकर खाती थी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको कहाँ पर करने हैं? अपनी कॉपी में करने हैं और इनको याद भी करना है। ओके।